नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 27 अक्टूबर 2023 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर और आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। ये न्यूज़पेपर में आज का हेडलाइन बहुत ही बुरा है हमारे लिए, उसको भी देखेंगे क्या है। और आर्टिकल डिस्कशन में भारत में जो ओलंपिक की बात की जा रही है कि 2036 ईस्वी का ओलंपिक भारत में हो, इस चीज़ को लेकर कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने भी बात की थी। तो इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में आज के आर्टिकल में हम लोग समझेंगे कि ओलंपिक किसी देश में होने का क्या तात्पर्य होता है। और सबसे पहले आज के कोटेशन शुरू करते हैं। देखिए कोटेशन क्या है, और ये सबसे बेहद ज़रूरी कोटेशन होता है। क्योंकि देखिए अगर आप खुद को अंडरमाइन करते हैं या खुद को कमज़ोर समझते हैं तो ये सबसे बड़ा पाप होता है। क्या लिखा है कि अगर आप खुद को कमज़ोर समझते हैं तो आप सबसे बड़ा पाप करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का कोटेशन है ये, और ये सब बेहद ज़रूरी होता है। दुनिया का सबसे बड़ा मार्शल आर्टिस्ट जो था, जो एक्टर भी थे चीन के, वो उन्होंने बोला था कि कभी भी अपने बारे में कुछ भी बुरा नहीं बोलना चाहिए। जब भी आप अपने बारे में कुछ बुरा बोलते हैं या समझते हैं या सुनते हैं या फिर उसको सोचते हैं तो आपके दिमाग पर डायरेक्टली उसका प्रभाव पड़ता है और आपका शरीर जो होता है उसी प्रकार से रिएक्ट करता है। यूट्यूब पर कभी सर्च कीजिएगा राइस बॉल एक्सपेरिमेंट को सर्च कीजिएगा, आपको दिख जाएगा कुछ चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं हेडलाइंस। देखिए क्या है हेडलाइन आज का द हिंदू में कि 8 जो भारतीय नेवी के ऑफिसर हैं, पूर्व ऑफिसर, उनको डेथ पेनल्टी दिया गया है कतर में। अब ये क्या मामला है, और अगर हम बात करते हैं कि ग्लोबल पावर की, खुद को हम दुनिया में बताते हैं कि बहुत ज़्यादा हमारी शक्तियाँ राइज हो गई हैं, पूरी दुनिया हमारी ही बात से चलती है, हम हाथ हिलाते हैं तो पूरी दुनिया हिलती है, हम हाथ नीचे कर दें तो पूरी दुनिया सो जाती है, हम चाहें तो रूस यूक्रेन का वॉर रुकवा दें, हम चाहें तो इजराइल फिलिस्तीन का वॉर रुकवा दें, लेकिन 7 हमारे पूर्व आर्मी ऑफिसर को डेथ पेनल्टी दिया गया, मौत की सज़ा सुनाई गई है कतर में। और आपको मैं बताता हूँ, पूरी कहानी बताता हूँ, और उसके बाद से भारत सरकार का क्या इस पर रिएक्शन है, इस चीज़ को भी मैं बताऊँगा आपको। लेकिन ये बेहद ख़राब न्यूज़ है। सुबह सुबह इस तरह की न्यूज़ से शुरुआत हुई है। क्या बताऊँ मैं आपको। देखिए 8 नेवी के ऑफिसर हैं ये, वहाँ पर अलजरा एक कंपनी था जिसमें काम करते थे। कंपनी का नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कंपनी का काम इम्पोर्टेंट है। वो कंपनी क्या करती थी, जो कतर की नेवी है, कतर की नेवी को हथियार चलाना और कई सारे ट्रेनिंग और इक्विपमेंट मुहैया करवाती थी। कौन? तो यही जो कंपनी थी जिसमें 8 के 8 भारतीय ऑफिसर काम करते थे ये। अब इन 8 भारतीय ऑफिसर पर आरोप लगा कि ये वहाँ पर जासूसी करते हैं इजराइल के लिए, और अपने सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, कतर के नौसेना का सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इन्होंने किसको बेचा? ऐसा आरोप लगाया गया कतर के गवर्नमेंट के द्वारा। किसको बेचा? तो इजराइल को बेचा इन्होंने सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। इसके कारण से इनको 2022 में ही गिरफ्तार किया गया था। आज आप उनमें से बहुत सारे लोगों को पता चल रहा होगा, लेकिन 2022 में ही गिरफ्तार किया गया। इनकी गिरफ्तारी के 50 दिनों के बाद भारत में ये न्यूज़ चलाया गया था, ये न्यूज़ पता चला था, इस न्यूज़ को दबा दिया गया था, और बाद में ये चीज़ खुलकर सामने आया। BBC ने और बहुत सारे चैनलों ने बाद में रिपोर्ट किया कि भारत के 8 आर्मी ऑफिसर को वहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। 8 आर्मी के पूर्व ऑफिसर हैं, इन पर जासूसी का इल्ज़ाम लगा है, और जिस कंपनी में ये लोग काम करते थे उस कंपनी का वेबसाइट भी बंद कर दिया गया है, और उस कंपनी के लिंक्डइन आईडी पर लिखा हुआ है कि हम कतर आर्मी को प्रोफेशनल और भी बहुत सारे ट्रेनिंग देते हैं, इक्विपमेंट भी मुहैया करवाते हैं। तो यही वो केस था। इनके नाम भी ज़रा जान लीजिए कौन कौन है। देखिए 8 फॉर्मर इंडियन नेवी पर्सनल, और इनको सज़ा सुनाई गई है दोहा में। और बस यही बोला है कि भारत सरकार ने बोला कि हम शौक हैं इस चीज़ को लेकर, किस तरह से इतनी जल्दी ये फैसला ले लिया गया, और इनको काउंसलर एक्सेस भी दिया गया था। भारतीय अधिकारी इन लोगों से मिले भी थे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि अगस्त 30 2022 को इनको गिरफ्तार किया गया था। कब? तो अगस्त 30 2022 को। ओके, 8 का नाम क्या है? तो कैप्टन नवतेज सिंह हैं, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ हैं, कमांडर पूर्णेंद्र तिवारी हैं, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा हैं, कमांडर सुगनकर पकाला हैं, और कमांडर संजीव गुप्ता हैं, अमित नागपाल हैं, और बहुत सारे लोग हैं। 8 लोग हैं जिनको मौत की सज़ा सुनाई गई है। ये केस भी मैंने आपको बता दिया है। भारत सरकार ने बोला है कि हमारे पास जितने भी लीगल रूप से चैनल अवेलेबल हैं या जितने भी लीगल ऑप्शन होंगे हम उन सभी पर काम कर रहे हैं, और इन्होंने ये भी बोला है कि हमने इसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, अपने प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे हाई पर रखा हुआ है कि इन अधिकारियों को कम से कम सज़ा ना हो। लेकिन जो अरेबियन कंट्रीज़ होते हैं इनमें मौत की सज़ा तो आम बात होती है, किसी को भी दे दी जाती है। तो इस चीज़ को लेकर ध्यान में रखिएगा। और ये क्या था, इन पर वही मैंने बताया
कि ब्रीचिंग सीक्रेट्स यानी कि सीक्रेट्स जो है ये इन्होंने बेचा इजराइल को, और इजराइल के लिए जासूसी करते थे, ऐसा आरोप लगाया गया है। तो ये केस समझ लीजिए। उसके बाद चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक क्या है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ये क्या है, तो ये हेलीकॉप्टर प्रिपेयर टू लैंड ड्यूरिंग द फर्स्ट ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज बाय इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन। अब इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, भारत और यूरोपियन यूनियन, नॉट यूरोप के देश कोई, बल्कि पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन जो है वो एक्सरसाइज करे कहाँ पर, तो यही इंपॉर्टेंट है। आपके अफ्रीका के पास जो गुयेना की खाड़ी है वहीं पर ये एक्सरसाइज चल रहा है। और देखिए क्या है, इंडियन नेवी INS सुमेधा, और INS सुमेधा है वहाँ पर शामिल। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है। और स्पेन, इटली, बहुत सारे देश हैं इसमें शामिल। तो यूरोपियन यूनियन और भारत का पहला एक्सरसाइज है ये, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ये पूछा जा सकता है। और एक चीज़ मैं बताता हूँ, मैं गुयेना की खाड़ी का आपको एक बार पोजीशन दिखा देता हूँ, वो इम्पॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट आपके लिए है क्योंकि वहाँ से जुड़े हुए कई बार सवाल पूछे गए हैं PT एग्जामिनेशन में। देखिए अफ्रीका का पश्चिमी तट है, पश्चिमी इलाका है। यहाँ पर आपको आइवरी कोस्ट देश है, लाइबेरिया है, घाना है, और ये छोटा सा देश आपको दिख रहा होगा ये बेनिन है, ये नाइजीरिया है जो गुयेना के खाड़ी के पास सबसे बड़े देशों में से एक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इक्वेटोरियल गिनी है। लेकिन आपको एक चीज़ बता देता हूँ मैं, इसके नाम में विषुवतीय गिनी इसका नाम है, लेकिन यहाँ से 0 डिग्री नहीं गुजरती है। ये कैमरून है, ये गैबॉन है, ये सब अफ्रीका के अलग अलग देश हैं। यहीं से विषुवत रेखा भी गुजरती है, लेकिन इक्वेटोरियल गिनी के नीचे से गुजरती है। उसके बाद से क्या है, यहाँ पर इन देशों को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर एक जो पोर्ट था वो उसको कहा जाता था कि ये जो पोर्ट है ये इस्तेमाल किया जाता था किसके लिए, तो स्लेब को यहाँ से अफ्रीका से बाहर ले जाने के लिए, यूरोप और अमेरिका में ले जाने के लिए इस पोर्ट का भारी मात्रा में उपयोग किया जाता। साथ ही साथ क्या है, तो यहाँ पर जो देश है जैसे नाइजीरिया है, प्रमुख तेल उत्पादक देशों में से एक में इसका नाम आता है। तो तेल वगैरह का भी एक्सपोर्ट यहाँ से होता है। तो गुयेना की जो खाड़ी है ये इंपॉर्टेंट है। और अगर थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएंगे तो जो नेपोलियन को कैद किया गया था पहली बार, तो यहीं पर उसको जेल में रखा गया था। गुयेना की खाड़ी में ही एक द्वीप है जहाँ पर उसको जेल में रखा गया था। तो इसको ध्यान में रखिएगा। मुख्य रूप से क्या ध्यान में रखना है कि कौन कौन से देश हैं ऐसे जो गुयेना के तट के साथ लगते हैं। मुख्य रूप से यही है, गल्फ और गुयेना कहाँ पर है, तो अफ्रीका के पश्चिमी कोस्ट पर आपको दिखेगा, दक्षिण पश्चिम के इलाकों में दिखेगा, आपको दक्षिण पश्चिम के इलाकों में दिखता है। चलिए अगले न्यूज़ पर चलते हैं हम। अगला जो है वो आज का आर्टिकल डिस्कस करेंगे कि देखेंगे कि आर्टिकल क्या है। और आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी जगहों पर फॉलो कर सकते हैं। देखिए क्या है आर्टिकल आज का। ओलंपिक की मेज़बानी के लिए भारत की बोली, भारत सरकार ने बोली डाल दी है अपनी ओलंपिक की मेज़बानी के लिए। और 2036 ईस्वी का जो ओलंपिक है, हम पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि 2036 ईस्वी का ओलंपिक भारत में हो। इससे क्या क्या हो सकता है, किस तरह से भारत अप्लाई भी कर पाया है ओलंपिक के लिए, इन सभी चीज़ों को हम लोग डिटेल में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए, और मुंबई में क्या हो रहा है, तो ओलंपिक समिति जो होता है, ओलंपिक का जो समिति होता है, OIC जो होता है, इसी की बैठक कहाँ पर हो रही है, तो मुंबई में हो रही है। इसके उद्घाटन सत्र को हमारे प्रधानमंत्री जी संबोधित कर रहे थे। और 2036 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने के भारत के इरादों का संकेत भी दिया है। उन्होंने दिया कि हम भी चाहते हैं कि 2036 ईस्वी में ओलंपिक कहाँ पर हो, तो भारत में हो, और भारत सरकार इस कराने के लिए तैयार भी है, और भारत चाहता भी है कि उसके यहाँ पर ओलंपिक आयोजित हों। यदि भारत इससे सफल रहता है तो भारत ओलंपिक खेलों की मेजबानी कराने वाला चौथा एशियाई देश बन जाएगा। इससे पहले जापान, चीन में भी ओलंपिक हो चुके हैं। अगर भारत में होता है तो भारत चौथा एशियाई देश बन जाएगा जहां पर ओलंपिक खेल की मेजबानी होगी एशिया में। अगला देखिए क्या है कि प्रधानमंत्री ने 2029 में युवा ओलंपिक की मेजबानी करने की भारत की महत्वाकांक्षा का भी उल्लेख किया। युवा ओलंपिक का, हालांकि यह चतुर्वार्षिक आयोजन वर्तमान 2030 के लिए निर्धारित है। यदि भारत प्रतियोगिता का प्रबंधन करता है तो यह 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों के बाद देश में पहला बहु अनुशासन खेल का आयोजन होगा। आपको पता होगा कि 2010 में कॉमनवेल्थ गेम जो है, राष्ट्रमंडल खेल जो है, वो कहाँ पर हुआ था, तो भारत में दिल्ली में आयोजित किया गया था। दिल्ली में बहुत बड़े स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया गया था। खेल गांव का इलाका बनाया गया था, खेल गांव का इलाका बनाया गया था। नोएडा और दिल्ली का जो इलाका है कंबाइंड रूप से उसी इलाकों में आयोजित हुआ था। तो राष्ट्रमंडल खेल तो हम 2010 में आयोजित कर चुके हैं, जिससे बाद में आपको कॉमनवेल्थ घोटाला भी दिखता है। लेकिन ओलंपिक आज तक हमने मेज़बानी नहीं किया, हम उसको भी मेज़बानी करना चाहते हैं। इस बार भारत में कौन कौन सी चीज़ें हो रही हैं, तो वर्ल्ड कप का आयोजन हो रहा है, आप तो देख ही रहे हैं, अभी आयोजन चल ही रहा है। क्या है ये? खेल विकास के लिए आधुनिक पहल, यानी कि
समकालीन समय में भारत ने खेल के विकास को बढ़ावा देने, उभरती प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कई सक्रिय कदम उठाए हैं। खेलो इंडिया गेम्स, यहीं से आपको हेडलाइन बनाना है कि खेलो इंडिया गेम्स वगैरह जो आपसे पूछा जाएगा कि भारत सरकार किस प्रकार से इसके लिए क्या है, तो इसके लिए तैयार है कि भारत आयोजित कर भी सकता है या नहीं। तो आप बताएंगे कि भारत में निरंतर रूप से खेल का आयोजन होता है, वर्ल्ड कप का आयोजन हम करते हैं, कॉमनवेल्थ का आयोजन कर चुके हैं हम, खेलो इंडिया गेम्स होता है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स होता है, IPL का आयोजन होता है। तो ये सारे खेल का आयोजन हम तो ऑलरेडी कर चुके हैं। IPL व महिला टीम का आयोजन होता है, फुटबॉल का भी एक फ्रेंचाइजी आयोजन होता है, कबड्डी का होता है, इन सभी का तो आयोजन करते ही हैं हम। अब हम किसका शुरू करने जा रहे हैं, तो ओलंपिक को भी हम भारत में ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेंगे। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है कि खेलो इंडिया गेम जैसी पहल जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किए गए प्रयासों को उल्लेखनीय उदाहरण है। हालांकि देश में 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों के बाद से बड़े पैमाने पर बहु अनुशासनात्मक खेलों का आयोजन नहीं किया गया है। देखिए भले हम IPL का आयोजन करते हैं या क्रिकेट वर्ल्ड कप का करते हैं, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा मेगा स्तर का गेम नहीं है। जो राष्ट्रमंडल खेल होते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं या ओलंपिक होते हैं, ये बहुत ही बड़े स्तर के गेम होते हैं। इसमें 10 वर्ल्ड कप समा जाएं, इतने बड़े स्तर के गेम होते हैं। तो हमने उसका आयोजन तो नहीं किया, लेकिन हमने 2010 में किसका आयोजन किया था, तो हमने कॉमनवेल्थ का किया था और हमें अनुभव है कि खेल कैसे आयोजित किया जाता है। राष्ट्रमंडल खेल भी विवादों में घिर गया था। 2010 के राष्ट्रमंडल खेल से पहले भारत ने 2003 के अफ्रीका एशियाई खेल, 1951 और 1982 के एशियाई खेल जो एशियन गेम्स होते हैं, 2007 के विश्व सैन्य खेलों की मेज़बानी भी भारत ने इससे पहले की हुई है। अलग अलग खेलों की मेज़बानी तो हमने की ही है। अगला देखिए क्या है, संशोधित ओलंपिक मेज़बान चयन प्रक्रिया ने भारत को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रेरित किया है। इसका तात्पर्य है कि पहले जो ओलंपिक में भाग लेने की प्रक्रिया थी कि हम भी ओलंपिक आयोजित करवाना चाहते तो वो अलग था। अब उसमें संशोधन किया गया, अमेंडमेंट किया गया, उसमें सुधार किया गया है कि कोई भी देश अगर अप्लाई करना चाहे तो अप्लाई कर सकता है। और ओलंपिक कमेटी जो है वो ये भी कोशिश करती है कि उस देश का खर्चा कम हो, क्योंकि ओलंपिक खेलों पर बहुत ज़्यादा खर्च होता है। अभी हाईएस्ट ओलंपिक खर्च करने वाला देश कौन सा है, तो टोक्यो है। टोक्यो जिसमें पिछला साल का ओलंपिक हुआ था, 2020 वाला 2021 में जो ओलंपिक हुआ है, उसमें आज तक के ओलंपिक के इतिहास में सबसे ज़्यादा खर्चा किया गया था। एवरेज में 6 बिलियन से ज़्यादा का खर्चा होता है, एवरेज मैं बता रहा हूँ। हाईएस्ट तो बहुत ही ज़्यादा है, टोक्यो में तो बहुत ही ज़्यादा खर्चा किया गया था। तो खर्चे को भी हमें देखना है और वो प्रक्रिया में भी संशोधन किया गया, अमेंडमेंट किया गया ओलंपिक कमेटी के द्वारा। ओलंपिक कमेटी के बारे में बता चुका हूँ आपको कि एक स्वायत्त निकाय है जिसका किसी दुनिया के गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है, किसी से कोई लेना देना नहीं, ये अपने स्तर पर खेल को आयोजित करता है। ओलंपिक खेल बहुत पुराना खेल है, इसलिए भी इसको ध्यान में रखिएगा। और क्या इसमें सुधार किया गया है तो वो थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए क्या है कि अतीत में ओलंपिक समिति मेजबान शहर के चयन के लिए एक जटिल और समय लेने वाली प्रक्रिया का पालन करती थी। टाइम टेकिंग और बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया थी कि किस शहर में आयोजित किया जाएगा इसको लेकर, और ऐसी प्रक्रिया थी कि जिसमें भ्रष्टाचार भी बहुत ज़्यादा होता था। इच्छुक शहर अपनी संबंधित राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के माध्यम से एक बहुवार्षीय बहुचरणीय यानी कि बहुत सारे उसमें अलग अलग चरण थे, मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू करने के लिए OIC को एक रुचि पत्र प्रस्तुत करते थे। इस प्रक्रिया के कारण अक्सर बोली लगाने वाले शहरों में अत्यधिक खर्च, वित्तीय ऋण, भ्रष्टाचार और घोटाले भी काफ़ी सारे देखे जाते थे। जो पुराने प्रक्रिया थी उसमें टाइम टेकिंग भी था और क्या था, जटिल बहुत ज़्यादा था, जिसके कारण से उनको दिक्कत आती थी अप्लाई करने वाले देशों को। अगला क्या है, यह चयन प्रक्रिया का नया दृष्टिकोण 3 प्रमुख पहलुओं को प्राथमिकता देता है। जो नया दृष्टिकोण है उसमें 3 पहलुओं को अपनाया गया है। किन किन पहलुओं को अपनाया गया वो देखते हैं। लचीलापन यानी कि थोड़ा सा लिबरल बनाया गया है प्रोसेस को, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाया गया है प्रोसेस को, ये पहला हो गया। दूसरा स्थिरता और लागत प्रभावशीलता है, यानी कि खर्चा भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे आपको पता होगा कि जब राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ था तो बड़े स्तर पर होटल के निर्माण से लेकर, सड़क निर्माण से लेकर, स्टेडियम के निर्माण से लेकर बहुत बड़ी मात्रा में राशि खर्च की गई थी। अब जो ओलंपिक कमेटी है वो ये कोशिश करती है कि जहाँ पर भी ये ओलंपिक खेल का आयोजन हो वहाँ पर जो पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हैं उन्हीं को उपयोग करके अपना काम चल जाए, नए इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत ना हो। भारत के दिल्ली में जो अक्षरधाम का इलाका है, नोएडा में, वहाँ पर खेल गाँव एक पूरा पूरा बसाया गया था। किसके आयोजन के लिए, तो राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन के लिए। तो उसमें बहुत भारी मात्रा में खर्चा किया गया था। तो ओलंपिक कमेटी जो है वो ये चाहती है, जैसे टोक्यो ओलंपिक में बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्चा किया गया है, तो अब जो अगला ओलंपिक होगा उसमें ओलंपिक कमेटी चाह रही है कि वहाँ का जो मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर है
होटल है, सड़क है, स्टेडियम है, उसी को 100% हम यूज करें, जिससे जो मेज़बान देश होगा उसका खर्चा भी कम हो और ओलंपिक इसलिए बदनाम ना हो कि इसमें खर्चा तो बहुत होता है लेकिन निकलता कुछ नहीं है। रोमन सर्कस के जैसे, ग्लैडिएटर जैसी मूवी अगर आपने हॉलीवुड में देखा होगा तो आपने देखा होगा राजा महाराजा क्या करते थे कि जनता के जो मुद्दे हैं, मुख्य मुख्य मुद्दे हैं, उनसे ध्यान भटकाने के लिए बड़े बड़े खेलों का आयोजन और नाटकों का आयोजन, मौत के खेलों का आयोजन करते थे। तो ओलंपिक कमेटी चाहती है कि ऐसा कोई बदनाम ना हो ओलंपिक, इसलिए वो इन 3 पहलुओं पर काम कर रही है। नया दृष्टिकोण खेल क्षेत्र के लिए, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, खेल क्षेत्र के अनुकूल है, क्षेत्र खेल के अनुकूल नहीं है, और आदर्श वाक्य से प्रेरित है। खेल क्षेत्र के अनुकूल है, क्षेत्र खेल इस पर डिपेंड नहीं करता है, खेल किसी क्षेत्र पर डिपेंड कर सकता है। खेल जो होता है ये किसी क्षेत्र के अनुकूल है, क्षेत्र खेल के अनुकूल नहीं है, इस आदर्श वाक्य से प्रेरित है ये। अगला क्या है, मेजबान शहर के चयन में लचीलापन लाया गया है। नई प्रक्रिया ने 7 साल के नियम को समाप्त करके अधिक लचीला दृष्टिकोण, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल दृष्टिकोण को पेश किया है। यह लचीलापन पेरिस और लॉस एंजल्स जैसे उदाहरण से स्पष्ट है। इन शहरों ने 2017 में एक त्रिपक्षीय समझौते के माध्यम से 2024 और 2028 के लिए होस्टिंग अधिकार हासिल किए। किस किस ने, तो लॉस एंजल्स में 2024 में और पेरिस में 2024 में और लॉस एंजल्स में 2028 में आयोजित किया जाएगा। तो इन देशों ने अधिकार तो हासिल किए हैं। लॉस एंजल्स को तैयारी के लिए 11 साल का समय मिला है। इसी तरह ब्रिस्बेन को 2021 में 11 साल पहले ही 2032 संस्करण के लिए मेज़बानी नामित किया गया है। नई प्रक्रिया में 2 चरणीय दृष्टिकोण शामिल है। बिना किसी निश्चित समय सीमा के निरंतर व लक्षित संवाद किया जाएगा। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि निरंतर संवाद का, कि इसमें OIC का भविष्य का मेज़बान आयोग और खेलों के मेज़बान के बीच में चर्चा होती है। जो OIC का मेज़बान का आयोग है जो ये तय करता है कि किस देश को खेल देना है अगले साल का, अगले वर्ष का, वो और जो मेज़बान देश है जो इस खेल को हासिल करना चाहता है, उन दोनों के बीच में लगातार डायलॉग होता है। डायलॉग करके सभी मुद्दों को क्या किया जाता है, एड्रेस किया जाता है, उनको कंक्लूड किया जाता है। उसके बाद से यह चरण नवाचार को प्रोत्साहित करता है। FHC में एथलीट, अंतर्राष्ट्रीय संघ, राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां, अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समितियां सभी शामिल होती हैं। पहले के नियमों के विपरीत खेलों को कई शहरों में या किसी अन्य देश के साथ संयोजन में आयोजित करने की योजना बनाई जा रही है। ऐसा भी तय किया जा रहा है कि ओलंपिक को, जैसे वर्ल्ड कप हो सकता है कि 2 देशों में आयोजित किया जाए, क्रिकेट वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जा सकता है, उसी प्रकार से ओलंपिक अभी तक एक ही देश में आयोजित होता है। लेकिन आने वाले समय में ये कोशिश की जा रही है कि क्यों ना हम 2 देशों के संयोजन या अन्य देशों के संयोजन से कोई एक योजना बनाकर खेल को आयोजित करें। यदि किसी पार्टी की बोली को अस्वीकार कर भी दिया जाए तो भी वे भविष्य के मेज़बानी के लिए बातचीत जारी रख सकते हैं। अगर किसी पार्टी के बातचीत को या उनका जो बेट था कि हम आयोजित करेंगे उसको अस्वीकार भी कर दिया जाता है तो भी वो बातचीत जारी रख सकते हैं और इस चीज़ की कोशिश कर सकते हैं कि उनके यहाँ पर खेल का आयोजन हो। लक्षित संवाद का क्या तात्पर्य है? लक्षित संवाद चरण में बोलियां अधिक निर्धारित होती हैं। ये सब के सब पॉइंट्स हैं जो आपको लिखने पड़ेंगे एग्जाम में। हालांकि इसकी कोई विशिष्ट सीमा नहीं है, लेकिन इसके 12 महीने से अधिक नहीं होने की उम्मीद की जाती है। इस चरण में ओलंपिक खेलों के एक विशिष्ट संस्करण की मेज़बानी के प्रस्तावों की जांच होती है और इसमें OIC के कार्यकारी बोर्ड के साथ विस्तृत चर्चाएं होती हैं। इसके बाद FHC कार्यकारी बोर्ड की एक सलाहकार रिपोर्ट तैयार करता है जो क्या करता है, OIC सदस्यों द्वारा चुनाव के लिए एकल मेज़बान या कई मेज़बानों को सिफारिश कर सकता है। लक्षित संवाद के बाद क्या होता है कि 12 महीनों तक लगातार ये संवाद चलता है। उसके बाद ये तय किया जाता है कि एक ही कोई मेज़बान होगा या अलग अलग देश मेज़बान हो सकते हैं। तो ये अलग अलग चरण हैं इसके, जिसके तहत क्या तय किया जाता है कि भाई किस तरह से मेज़बान देश को चुनेंगे हम। पहले ये सब चरण नहीं थे, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, इसलिए भारत जैसे देश जो हैं वो ओलंपिक के लिए अप्लाई नहीं कर पाते थे। स्थिरता और लागत प्रभावकारिता का क्या तात्पर्य है? ये अगला चरण है। यह नया दृष्टिकोण स्थिरता और लागत प्रभावशीलता पर जोर देता है, मतलब कि कितना खर्चा कर रहे हैं इस पर जोर देता है। यह मेज़बान को जब भी संभव हो मौजूदा व अस्थायी स्थानों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है कि या तो मौजूद है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो रोड, वो होटल, वो स्टेडियम मौजूद है, या तो आप अस्थायी तौर पर बना लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि अस्थायी तौर पर आप सब कुछ बनाइए, अस्थायी तौर पर वो बना लीजिए, उसका उपयोग कर लीजिए, कम खर्चे में आपका खेल का आयोजन हो जाए।
मौजूदा अस्थायी स्थानों का उपयोग करने पर बजट पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, बजट इससे काफ़ी ज़्यादा कम पड़ता है। उदाहरण के लिए 2026 शीतकालीन खेलों में इस दृष्टिकोण के कारण 2018 और 2022 संस्करण की तुलना में बोली बजट में 80% की कमी देखी गई है। 2018 और 2022 में जितनी बोली लगाई गई शीतकालीन खेलों के लिए, उसके तुलना में 2026 के शीतकालीन खेलों के लिए 80% से कम की बोली लगी है। आप इमेजिन कर सकते हैं। 2028 खेलों के लिए लॉस एंजल्स ने किसी भी नए बुनियादी ढांचे का निर्माण नहीं करने का दावा किया है। 2028 में जो वहाँ पर होगा खेल, उसके लिए लॉस एंजल्स ने बोला है कि हम अपने यहाँ पर कोई भी नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे। हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्टेडियम है, सड़क है, होटल्स हैं, या जो भी सुविधाएं, हम उसी के आधार पर इसका उपयोग करेंगे। कोई भी हम नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, जिससे खर्चा क्या होगा, कम हो जाएगा। जब पेरिस ने 2024 में खेलों के लिए मौजूदा या अस्थायी स्थानों का 95% उपयोग करने का लक्ष्य रखा था, IOC लागत को कम करने के लिए विपणन, स्थल विकास और स्थिरता पर पसंदीय मेजबान को तकनीकी सहायता और विशेषज्ञता भी देता है। मान लीजिए किसी भी सदस्य देश जो मेजबान देश है, जैसे भारत है, भारत क्या करना चाहेगा, ओलंपिक आयोजित करना चाहेगा, तो OIC जो है, IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है, ये क्या करती है, भारत को तकनीकी मुहैया भी करवाएगी और विशेषज्ञता भी मुहैया करवाएगी कि आप इन लोगों की मदद ले सकते हैं, इस टेक्नोलॉजी की मदद कर सकते हैं, मदद लेकर अपने यहाँ पर छोटे मोटे इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर सकते हैं। तो ये भी एक क्या है, तो स्थिरता और लागत प्रभावकारिता का नया दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिससे क्या हो, ओलंपिक खेलों पर खर्च कम हो, और ये बेहद इंपॉर्टेंट भी होता है किसी भी डेवलपिंग नेशन के लिए। 2036 खेलों की मेजबानी में रुचि रखने वाले देश कौन कौन से हैं? देखिए, भारत ने तो 2036 के लिए बोली लगा दी है, और कौन कौन से देश हैं 2036 के लिए, ज़रा उनको देख लेते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अब तक 2036 खेलों की मेजबानी 5 देशों ने रुचि व्यक्त की है, और 9 अन्य देश भी OIC के साथ चर्चा के विभिन्न चरणों में हैं। भारत के अलावा अन्य देश हैं मैक्सिको की बोली 4 शहरों के लिए है, मैक्सिको सिटी, ग्वाडलजारा, मोंटेर और तिजुआना। मैक्सिको इससे पहले 1968 में खेलों की मेज़बानी कर चुका है। मैक्सिको 1968 में भी इसकी मेज़बानी कर चुका है, और इसने भी 2036 के लिए बोली लगाई है। इंडोनेशिया ने भी लगाई है। इंडोनेशिया की बोली नई राजधानी नूसंतारा के आसपास केंद्रित है, जो अभी भी निर्माणाधीन है। नूसंतारा इंडोनेशिया नई राजधानी बना रहा है। कहाँ पर बना रहा है, तो ब्रुनोई द्वीप पर बना रहा है। बोर्नियो पूरा का पूरा द्वीप समूह है, बोर्नियो द्वीप जो है, उसी पर नूसंतारा जो इसका नया राजधानी बन रहा है। इसका जो पुराना राजधानी है वो डूब रहा है, धीरे धीरे पानी के अंदर डूब रहा है, इसलिए नई राजधानी बना रहा है ये। तुर्की ने भी बोली लगाई है। इस्तांबुल तुर्की ने 2036 खेलों की मेजबानी अपनी रुचि व्यक्त की है। पोलैंड संभावित मेजबान शहर के रूप में वार्सा के साथ पोलैंड भी दौर में है। तो कौन कौन है, तो मैक्सिको है, इंडोनेशिया है, तुर्की है और पोलैंड है। ये सब शहर भी क्या कर रहे हैं, बोली लगा रहे हैं। किसके लिए, तो 2036 के ओलंपिक के लिए भारत ने भी लगाई है बोली। भारत के लिए ओलंपिक की मेज़बानी का क्या महत्व है, अब यहीं से सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा आपसे। तो भारत के लिए देखिए, सॉफ्ट पावर का प्रोजेक्शन। सॉफ्ट पावर का मतलब क्या होता है, ऐसे पावर जो लोगों को प्रभाव करता है, लोगों के ऊपर प्रभाव डालता है, न कि राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर। पहले वो लोगों के ऊपर प्रभाव डालेगा, फिर उसके द्वारा राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर प्रभाव डाला जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर मैं दूँ तो जैसे योग अपना एक सॉफ्ट पावर है, जो पूरी दुनिया में अगर फैलती है तो भारत का कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार होता है। दूसरा बॉलीवुड, जो हिंदी फिल्म है, या इंडियन सिनेमा बोलते हैं, बॉलीवुड शब्द गलत है, इंडियन सिनेमा, इसका तात्पर्य होता है कि दक्षिण भारत और उत्तर भारत सभी के सिनेमाएं, ये भी एक सॉफ्ट पावर के तौर पर काम करती हैं। भारतीय फूड ये भी एक सॉफ्ट पावर के तहत काम करता है। डायस्पोरा हमारे यानी कि विदेश में रहने वाले भारतीय, ये भी एक सॉफ्ट पावर के तौर पर काम करते हैं। सॉफ्ट पावर इसी को कहा जाता है। ओके, ओलंपिक की मेजबानी भारत को सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन का एक शक्तिशाली उपकरण प्रदान करती है। यह प्रभाव जो अक्सर विश्व युद्ध के बाद, यूरोप रंगभेद के बाद दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील में देखा जाता है, यह एक राष्ट्र को अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि को आकार देने, राजनयिक संबंध स्थापित करने, सांस्कृतिक व आर्थिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने में सक्षम बनाता है। भारत ओलंपिक की मेजबानी करके अपने वैश्विक स्थिति प्रभाव को बढ़ाने के लिए इस सॉफ्ट पावर का लाभ उठाना चाहता है, और हम आने वाले समय इसका लाभ उठाएंगे भी। अगला देखिए क्या है, वैश्विक महत्वाकांक्षाओं के साथ संरेखन 2036 ओलंपिक के लिए बोली। भारत के व्यापक वैश्विक महत्वाकांक्षा के साथ निर्बाध रूप से संरेखित है। एक उभरती आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के रूप में भारत की नज़र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सीट और G20 की अध्यक्षता पर तो है ही, और G20 की अध्यक्षता हमने कर भी ली। ओलंपिक की मेजबानी इसकी वैश्विक आकांक्षाओं के एक ठोस अभिव्यक्ति के रूप में कार्य करेगी, जो विश्व मंच पर इसकी साख को मजबूत करेगी, अन्य देशों के साथ घनिष्ठ संबंध को भी बढ़ावा देगी। तो ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम पर प्रभाव पड़ेगा।
खेल उपलब्धियों से आत्मविश्वास में वृद्धि। अब देखिए हमारे ग्राउंड पर अगर ओलंपिक होगा तो ऑब्वियसली हम ज़्यादा थोड़े से पुरस्कार जीतेंगे, हमारे खिलाड़ी थोड़े अच्छे से प्रदर्शन करेंगे, तो ये भी एक हमारे लिए अच्छा होगा। खेल के क्षेत्र में भारत का हालिया उपलब्धि ने देशों में काफ़ी आत्मविश्वास पैदा किया है। एशियाई खेलों में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया हमने, जहाँ 107 पदक भारत ने हासिल किए। ये न केवल अपने खेल कौशल का प्रदर्शन किया है बल्कि आत्मविश्वास की भावना को भी बढ़ा दिया है कि ओलंपिक जैसे खेल की न सिर्फ मेजबानी कर सकते हैं हम, बल्कि उसमें हम और भी ज़्यादा पदक जीत सकते हैं। यह सफलता एक शक्तिशाली प्रेरक रूप में कार्य करती है जो ओलंपिक की मेजबानी करने के भारत के प्रयासों को आगे बढ़ाती, अपनी क्षमताओं में विश्वास की पुष्टि भी करती है। इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। और क्या बताऊं, बस हो गया, इतना ही कंप्लीट था। इसको ध्यान रखिएगा कि ओलंपिक की मेज़बानी को लेकर क्या किया जा रहा है। ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा कहाँ पर, तो अपने पेड ग्रुप में मैं पीडीएफ दे देता हूँ, जो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। 199 पर मंथ में आप ज्वाइन कर सकते हैं उसको। मुझे टेलीग्राम कीजिए, डिस्क्रिप्शन में रहता है लिंक, वहाँ पर आप मुझे टेलीग्राम करेंगे तो मैं आपको ज्वाइन करवा दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला न्यूज़ है कि इंडिया टू प्रोड्यूस इट्स ऑन रेफरेंस फ्यूल। रेफरेंस फ्यूल क्या होता है, ये टर्मिनोलॉजी आपसे पूछा जा सकता है। देखिए पेट्रोलियम मंत्री हैं, इन्होंने बोला है कि हम रेफरेंस फ्यूल बनाएंगे। और रेफरेंस फ्यूल जो होता है दरअसल में कौन यूज़ करता है, तो ये गाड़ी बनाने वाली कंपनियां यूज़ करती हैं। किसके लिए, टर्मिनोलॉजी बस पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। गाड़ी बनाने वाली कंपनियां यूज़ करती, गाड़ी वगैरह की टेस्टिंग के लिए रेफरेंस फ्यूल का उपयोग किया जाता है। तो रेफरेंस फ्यूल का अब तक भारत में निर्माण नहीं होता था, लेकिन भारत सरकार बोल रही है कि अब हम खुद ही रेफरेंस फ्यूल भी बनाएंगे और भारत में जो गाड़ियों की टेस्टिंग होती है, उनके प्रमाणीकरण होती है, इसको बढ़ावा दिया जाएगा। तो जो गाड़ी वगैरह की टेस्टिंग होती है उसी के लिए इसको उपयोग किया। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, दीज आर स्पेशलाइज्ड फ्यूल यूज्ड बाय ऑटो मैन्युफैक्चरर्स फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बस इसमें यही था। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या है देखिए इंडियाज ग्रीन हाइड्रोजन मूव में वर्सन पॉल्यूशन स्टेप आर नॉट इन प्लेस से स्टडी। देखिए एक अध्ययन किया गया, इसमें बताया गया है कि इंडिया का जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, अगर इसको ढंग से नहीं किया गया ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर, तो पॉल्यूशन की स्थिति और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी भारत में। और इससे क्या होगा, तो और भी ज़्यादा हमारे लिए चीज़ें बिगड़ जाएगी। तो बस ये स्टडी है, तो स्टडी रहने देते हैं। दरअसल में हम लोग क्या पढ़ लेते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है क्या, सवाल वहीं से पूछा जाएगा आपसे, उसकी चुनौतियाँ आपको मैं बता दूंगा वहीं पर। बाकी ये स्टडी तो हर 2-3 महीने पर होता रहता है। बाकी आपको क्या बताऊँगा मैं, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, उसके पूछे जाने की संभावना 90% से ज़्यादा है। आज पूछे, कल पूछे, आपके एग्जामिनेशन में ज़रूर पूछा जाएगा वो। तो उसको ज़रा देखते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन आखिर है क्या। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है ये क्या है, तो भारत को फ्यूल में आत्मनिर्भर बनाने हेतु एक कार्यक्रम है। और ये क्या करता है, तो ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। ग्रीन हाइड्रोजन बनाने का मैं तरीका बता देता हूँ। हाइड्रोजन H2O में से भी आप निकाल सकते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइसिस विधि का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस विधि का भी उपयोग जब हम करेंगे तो उसमें भी जो इलेक्ट्रिसिटी का हम उपयोग करेंगे, पहली बात तो इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करेंगे। ये इलेक्ट्रिसिटी भी कहाँ से आना चाहिए, तो किसी ग्रीन सोर्स से आना चाहिए। मान लीजिए सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी या कोई भी ग्रीन सोर्स से इलेक्ट्रिसिटी हम लेंगे, उससे इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया करेंगे और फिर H2 को तोड़कर हम एक सिलेंडर में स्टोर कर लेंगे और इसी हाइड्रोजन गैस के द्वारा हम गाड़ी चलाएंगे। और उस गाड़ी चलाने पर क्या निकलेगा, कोई धुआं कुछ नहीं निकलेगा, निकलेगा केवल जल, H2O निकलेगा। यानी कि भविष्य में जो गाड़ियाँ चलेंगी तो उस गाड़ियों से धुआं नहीं निकलेगा, उससे पानी निकलेगा। एक बड़ा सा टैंक लगाकर उसमें पानी भर लीजिए, उसको ले आइए, गाड़ी चला कर आएंगे तो पानी भर जाएगा आपकी। तो ये मैं क्या बता रहा हूँ, इससे क्या होगा, पूरे प्रोसेस में कहीं पर भी कोई कार्बन या धुआं धुंध कुछ भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। 100% ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस होता है। लेकिन हम तभी ये ग्रीन होगा जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस विधि के लिए जिस इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग कर रहे हैं वो भी क्या हो, तो वो भी ग्रीन हो। ऐसा पता चला कि हम जिस इलेक्ट्रोलाइसिस विधि के लिए इलेक्ट्रिसिटी को ला रहे, बिजली को ला रहे हैं, अगर यही हम पेट्रोल जलाकर बिजली लाएंगे या कोयला जलाकर लाएंगे, तब तो फिर से वही बात हो गई, तो फिर से उसमें कार्बन एमिशन तो हो ही रहा है अल्टीमेट। तो इसी को ध्यान में रखना है। तो जो 100% शुद्ध होता है उसी को ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। ओके, यह मिशन हरित हाइड्रोजन मांग में वृद्धि लाने के साथ साथ इसके उत्पादन, उपयोग और निर्यात को भी बढ़ावा देगा। देखिए उप योजनाएं क्या है। अब ग्रीन हाइड्रोजन मिशन एक बड़ा योजना है, इसके तहत कुछ छोटे छोटे योजनाएं शामिल हैं। हरित हाइड्रोजन संक्रमण कार्यक्रम हेतु रणनीतिक हस्तक्षेप, स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम, साइट प्रोग्राम भी इसको कहा जाता है। साइट प्रोग्राम सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि साइट प्रोग्राम किससे संबंधित है। यह इलेक्ट्रोलाइजर के घरेलू निर्माण, जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस की विधि हो सकती है, उसके घरेलू निर्माण 100% घरेलू तभी होगा जब हर चीज़ का निर्माण हम देश में करेंगे।
प्रदान करेगा और हरित हाइड्रोजन का उत्पादन भी करेगा। हरित हाइड्रोजन हब बड़े पैमाने पर उत्पादन या हाइड्रोजन के उपयोग का समर्थन करने में सक्षम राज्यों और क्षेत्रों को हरित हाइड्रोजन हब के रूप में पहचानना या विकसित किया जाएगा। अभी असम में हरित हाइड्रोजन का उत्पादन शुरू किया गया। कहाँ पर? तो असम में। बहुत कम हम उत्पादन कर रहे हैं, आने वाले समय में हम ज़्यादा उत्पादन करेंगे। उद्देश्य क्या है इसका? तो वर्ष 2030 तक भारत में लगभग 125 गीगावाट की नवीकरणीय क्षमता हासिल करने के साथ साथ प्रतिवर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास करना है। अभी तो हम बहुत कम हैं, अभी तो 1 मिलियन मीट्रिक टन भी हम नहीं पहुंचे हैं। बहुत कम हाइड्रोजन उत्पादन करते हैं, मतलब कुछ लीटर मान लो। ऐसे देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इसके तहत कुल 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश कर 6 लाख नौकरियां सृजित करने का अपेक्षित है। ये सब लक्ष्य रखा है हमने, कब के लिए? तो 2030 तक के लिए लक्ष्य रखा है। अगले 6 से 7 सालों में पूरा करना है ये सब। इसके अतिरिक्त इसके परिणाम स्वरूप जीवाश्म ईंधन के आयात में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की शुद्ध कमी के साथ साथ वार्षिक ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में भी 50 मीट्रिक टन की कमी आएगी। जो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करते हैं हम, उसमें भी कमी आएगी। जो फ्यूल के लिए हम बाहर जाते हैं, जो अरेबियन कंट्री जाते हैं, जो कतर जैसे टिचकुले से देश जिन्होंने आर्मी ऑफिसर नेवी ऑफिसर्स को फांसी की सज़ा सुनाई है, कतर पर हमारी निर्भरता कितनी है मैं आपको बताता हूँ। हम अपने टोटल गैस आयात का 90% कतर से आयात करते हैं। अब आप समझ जाइए, 90%। अगर हम 100 लीटर गैस बाहर से लाते तो उसे 90 लीटर हम कहाँ से लाते? तो केवल कतर से लाते हैं। और ये छोटा सा पिद्दू सा देश, हमारे निकोबार से भी छोटा सा देश, भारत के 8 आर्मी नेवी ऑफिसर्स को, पूर्व नेवी ऑफिसर्स को फांसी की सज़ा दे रहा है। दुनिया में इसकी साख है। दुनिया में अमेरिका के डॉलर से भी ज़्यादा इसके करेंसी का वैल्यू है। अमेरिकी डॉलर से भी ज़्यादा कतर के करेंसी का वैल्यू है। कतर के करेंसी का वैल्यू अमेरिकी डॉलर से भी ज़्यादा है। ठीक है। महत्व क्या है? औद्योगिक परिवहन, ऊर्जा क्षेत्रों का डीकार्बोनाइजेशन, आयातित जीवाश्म ईंधन, फीड स्टॉक पर निर्भरता कम, घरेलू विनिर्माण क्षमता बढ़ाने, रोजगार की संभावनाएं पैदा करने, प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाने में योगदान देगा। क्षमता क्या है? भारत में हरित हाइड्रोजन के उत्पादन हेतु भौगोलिक स्थिति अनुकूल होने के साथ साथ धूप और हवा के प्रचुर उपलब्धता भी है, और इससे क्या कर सकते हैं? हम हाइड्रोजन का उत्पादन भी कर सकते हैं। हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी को उन क्षेत्रों में प्रोत्साहित किया जा रहा है जिन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विद्युतीकरण संभव नहीं है। इनमें कुछ उद्योग, लंबी दूरी के परिवहन के साधन, कुछ औद्योगिक तथा विद्युत क्षेत्र में उच्च भंडारण क्षमता वाले उपकरण भी शामिल हैं। उच्च मूल्य वाले हरित उत्पादों और इंजीनियर, क्रय और निर्माण क्या क्या लिख दिया, बेकार चीज़ें ये सब। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, हाइड्रोजन ईंधन हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्षमता क्या है हमारी? बहुत क्षमता है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास प्रचुर मात्रा में हर चीज़ उपलब्ध है। हम इलेक्ट्रोलाइसिस करने वाले मशीन भी खुद ही देश में बनाना चाहते हैं, और ग्रीन हाइड्रोजन के लिए बनाने के लिए जो सोलर विंड एनर्जी है या छोटे डैम की एनर्जी है, उसका भी हम भरपूर मात्रा में उपयोग करेंगे। ये सब हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें तेल की निर्भरता ख़त्म करनी है। तेल की निर्भरता खत्म करने के साथ साथ क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देना है। देश में थोड़ा सा पॉल्यूशन कम होगा इससे, जब हाइड्रोजन पर गाड़ियाँ चलेंगी, हाइड्रोजन पर बिजली बनेगा तो। और क्या होगा? रोजगार भी सृजित होंगे इससे कहीं ना कहीं। और क्या होगा? तो और भी बहुत सारी चीज़ होगा, बहुत अच्छा सब कुछ होगा। अब कुछ चुनौतियाँ भी, इसमें चुनौती को देख लेते हैं। चुनौती क्या है? विश्व स्तर पर नवीन साधन। विश्व स्तर पर हरित हाइड्रोजन का विकास अभी भी प्रारंभिक अवस्था में है। हरित हाइड्रोजन को डेवलपमेंट कर लेना तो ठीक है, फिर भी आप डेवलप कर लेंगे, लेकिन उससे जुड़ी हुई चीज़ें, गाड़ियाँ, ट्रेन तो बनाया गया था जर्मनी के द्वारा फ्रांस में, फिर या फ्रांस के द्वारा जर्मनी में बनाया गया था। आप देखिएगा एक बार, हरित हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन, और ये सब तो अभी बहुत कम बने हैं और प्रारंभिक अवस्था में ही है, यानी कि अभी ये टेक्नोलॉजी डेवलप ही हो रहा है। सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि पहली बार जब वो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है तभी हम उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इससे पहले क्या होता था? जब वो डेवलप होकर पुरानी हो जाती थी बाहर के देशों में, तब हम उसको एडॉप्ट करते थे। जबकि भारत एक प्रमुख उत्पादक होने का लक्ष्य निर्धारित कर सकता है। हालांकि इन सभी मध्यस्थ कदमों को निष्पादित करने हेतु आवश्यक बुनियादी ढांचा अभी भी नहीं है, लेकिन भारत सरकार ने इन्वेस्टमेंट किया है, मिशन भी शुरू कर दिया है, तो आने वाले समय में ढांचा भी हो जाएगा। आर्थिक अस्थिरता। हाइड्रोजन का व्यावसायिक रूप से उपयोग करने के लिए उद्योगों द्वारा सामना की जाने वाली सबसे बड़ी चुनौती में से एक है हरित हाइड्रोजन उत्पादन की आर्थिक स्थिरता, यानी कि इसका आर्थिक रूप से स्टेबल होना चाहिए। और इसका क्या परिणाम होगा, लोग इसको अपनाएंगे कि नहीं, यह टेक्नोलॉजी जो है ये ह्यूमन फ्रेंडली होगा कि नहीं, ये भी संशय का विषय बना हुआ है। और क्यों मैं कह रहा हूँ ये? क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोसिव होता है नेचर में, काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोसिव होता है, मतलब कि बम के जैसे काम करता है। अगर सड़क पर सारे हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली गाड़ियाँ होंगी तो एक तरह से बम घूम रहे होंगे सारे। तो कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो उसके खतरे को कम करेगी? इस पर भी अभी काम किया ही जा रहा है।
ओके। परिवहन ईंधन श्रृंखला के लिए प्रति मील के आधार पर पारंपरिक ईंधन और प्रौद्योगिकी के साथ हाइड्रोजन की लागत प्रतिस्पर्धी होना चाहिए। मान लीजिए 1 किलोमीटर जाने में आपको अभी पेट्रोल की कीमत के हिसाब से 65 रुपये का खर्च होता है। मान लीजिए कि अगर जैसे कार है, अगर आप अच्छी कार चलाएंगे तो उसका माइलेज बहुत ही कम होता है, 5 भी दे दे 6 भी दे दे, अच्छी कार के मैं कह रहा हूँ तो कम होता है। बुलेट का बहुत बेकार 150 सीसी का घटिया बुलेट जो लेते हैं आप, तो उसमें भी अगर जाता है तो 40 से 45 तक जाएगा। 350 सीसी में तो 35 किलोमीटर, पुराने वाला मॉडल की मैं बात कर रहा हूँ जो मेरे पास है, तो उसमें 35 किलोमीटर भी बहुत मुश्किल होता है। बुलेट की मैं बात करूँ तो ये क्या मैं बता रहा हूँ, ये माइलेज के में कहीं पिछड़ गया तो फिर लोग इसको नहीं अपनाएंगे। क्यों? क्योंकि जो भी ईंधन होता है वो हमेशा सस्ता होना चाहिए। सस्ता होने से क्या होता है, तो सस्ता होने से वो लोग उसको अपनाने के लिए बढ़ेंगे। और अगर वो सस्ता नहीं होगा तो आप लाख रिन्यूएबल बना लो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, सांस गंदा ले लेगा लेकिन महंगाई वाला चीज़ नहीं अपनाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा। हरित हाइड्रोजन क्या होता है इसको मैं बस परिचय दे दूंगा। हाइड्रोजन प्रमुख औद्योगिक ईंधन है जिनमें अमोनिया, प्रमुख उर्वरक, स्टील, रिफाइनरी, विद्युत उत्पादन सहित विभिन्न प्रकार का अनुप्रयोग भी हैं। इन सभी उद्योगों में उपयोग भी किया जाता है। हालांकि इस प्रकार निर्मित सभी हाइड्रोजन को तथाकथित ब्लैक या ब्राउन हाइड्रोजन कहा जाता है क्योंकि वे कोयले से उत्पन्न होते हैं। लेकिन हरित हाइड्रोजन में कुछ भी बाहर की चीज़ें उपयोग नहीं की जाती, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, हरित हाइड्रोजन कहा जाता है। हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है, लेकिन यह शुद्ध हाइड्रोजन की अत्यंत ही कम है। यह लगभग हमेशा ऑक्सीजन के साथ अन्य यौगिकों में मौजूद होता है। H2 नहीं मौजूद होता है, H2O हो सकता है या बाकी चीज़ें हो सकती है, लेकिन H2 बहुत कम मात्रा में है। लेकिन जब विद्युत धारा गुजरती है तो इलेक्ट्रोलाइसिस माध्यम से मूल ऑक्सीजन हाइड्रोजन खंडित हो जाता है, O2 अलग हो जाता है और H2 अलग हो जाता है। ओके। और क्या है, यदि इस प्रक्रिया के लिए उपयोग की जाने वाली विद्युत का स्रोत पवन या सौर ऊर्जा या नवीकरणीय स्रोत है तो इस प्रकार से उत्पादित हाइड्रोजन को हरित हाइड्रोजन कहा जाता है। हाइड्रोजन से जुड़े रंग हाइड्रोजन अणु को प्राप्त करने के लिए प्रचुर प्रयुक्त बिजली स्रोत को इंगित करते हैं। उदाहरण के लिए यदि कोयले का उपयोग किया जाता है तो ब्राउन हाइड्रोजन कहा जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस विधि के लिए अगर आपने कोयले का उपयोग किया है तो उसको क्या कहा जाएगा, ब्राउन हाइड्रोजन कहा जाता है। तो ये था हाइड्रोजन मिशन, इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा और इसको अच्छे से तैयार करके जाइएगा, एग्जाम में ये पूछा जाएगा आपसे। चलते हैं अगले टॉपिक। अगला क्या है, अगला है कि सुप्रीम कोर्ट allow surrogacy, strike down rule banning use of donor gametes। देखिए जो सरोगेसी होता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सरोगेसी के लिए जो आपने बैन किया हुआ था कि जो डोनर है उसका गैमेट्स इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो इसको लेकर देखिए स्पेशल केस आया है। मैं सरोगेसी का चूँकि आपको एक्ट समझाऊंगा क्या है, और 2021 में इसको पास किया गया था। और सरोगेसी एक्ट जो होता है ये इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली लोगों को प्रभावित करता है। देखिए एक केस हुआ जिसमें एक महिला जो है वो एक विशिष्ट तरीके की बीमारी से पीड़ित थी। उस बीमारी का नाम मैं उम्मीद करता हूँ आप खुद से पढ़िएगा क्योंकि वो अजीबोगरीब है, मेरे बस का तो नहीं था। देखिए यहाँ पर इस बीमारी का नाम लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं। इस बीमारी से, सिंड्रोम से वो ग्रसित थी। इसके कारण से क्या था, वो ना तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो जो महिला हैं उनको कुछ विशेष तकलीफ थी और मेडिकल बोर्ड ने ये चीज़ लिख कर दिया। मेडिकल बोर्ड ने दिखाया कि एब्सेंट ऑफ ओवरीज एंड एब्सेंट ऑफ यूट्रस, उस महिला में यूट्रस और ओवरीज का एब्सेंस था और हेंस सी कैन नॉट प्रोड्यूस हर ऑन एग, और वो अपना एग प्रोड्यूस नहीं कर सकती थी। इसके कारण से उन्होंने सरोगेसी का रास्ता चुना, लेकिन उसमें बहुत सारे रूल रेगुलेशन ऐसे थे जिसके कारण से उनको सरोगेसी में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। तो भारत सरकार ने कॉमर्शियल सरोगेसी को बैन किया हुआ है। कॉमर्शियल सरोगेसी मतलब पैसे लेकर किसी और के बच्चे को अपनी कोख में पालना और फिर उस बच्चे को क्या करना, तो पैदा होने के बाद उसको थमा देना। तो इसको भारत सरकार ने बैन किया हुआ है। अगर आपने मिमी मूवी भी देखा होगा, मिमी मूवी जिसको नेशनल अवार्ड भी दिया गया इस बार कृति सेनन को और पंकज त्रिपाठी को, तो मिमी मूवी में सरोगेसी को दिखाया गया था। देखिए सरोगेसी क्या होता है, जो आजकल के समय में या पहले भी होता था ये चीज़, लेकिन मुख्य रूप से क्या है कि कई सारे ऐसे मैरिड कपल होते हैं जो खुद के बच्चे को खुद से जन्म नहीं दे पाते हैं, तो फिर वो सरोगेसी का सहारा लेते हैं कि उनके गर्भ को, यानी कि महिला का एग, पुरुष का स्पर्म, इनको किसी और की महिला के गर्भ में अधिरोपित कर दिया जाता है और वो बच्चा कहाँ पर पलता है, तो किसी और महिला के गर्भ में पलता है। और उस गर्भ में जब वो बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे को इस महिला से ये लोग ले लेते हैं और बस इसी को सरोगेसी कहा जाता है। लेकिन ये कॉमर्शियली अलाउ नहीं है।
ऐसा नहीं हो सकता है कि आप महिलाओं को बच्चे पैदा करने की फैक्ट्री बना दें, उनको पैसा दे देकर बच्चे पैदा करवाते रहें और बस उस बच्चे को आप अपने पास ले आएँ। ऐसा नहीं हो सकता। भारत सरकार ने बोला कि थोड़ा सा एथिक्स भी होना चाहिए, ये सब चीज़ें गलत हैं। तो सरोगेसी एक्ट को 2021 में पारित किया गया था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्राइम सामने आ रहे थे कि बच्चों को पैदा करके, सुनिएगा मेरी बातों को ध्यान से, बच्चों को पैदा करके उन्हें बड़ा करके उनको ट्रैफिक किया जाता था, बाहर बेच दिया जाता था, या उनके जो अंग हैं उसके लिए उनको पैदा किया जाता था, और उनके जो अंग होते हैं शरीर के अलग अलग, उसको बाहर कर दिया जाता था और बाद में उनके स्किन तक का व्यापार किया जाता था। ये मैं सही कह रहा हूँ, ये इंसान ही करते हैं सब कुछ। तो इन सब चीज़ों के कारण से भारत सरकार ने कमर्शियल सरोगेसी पर बैन लगाया और एक्ट पारित किया है। और उस एक्ट के बारे में ज़रा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या है वो एक्ट? तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो सरोगेसी विनिमय अधिनियम 2021 के अनुसार महिला जो 35 से 45 वर्ष की आयु के बीच, 35 से 45 तलाकशुदा है या कानूनी रूप से विवाहित महिला पुरुष के रूप में परिभाषित युगल सरोगेसी का लाभ उठा सकते हैं। इसमें वाणिज्यिक सरोगेसी पर प्रतिबंध है, जो 10 साल की जेल और 10 लाख रुपए जुर्माना, मर्डर के लिए भी 10 साल का जेल हो सकता है और सरोगेसी के लिए भी 10 साल का जेल। इतना कठिन कानून बनाया गया था भारत सरकार द्वारा 2021 में। पता है क्यों? क्योंकि वाणिज्यिक सरोगेसी जो कॉमर्शियल सरोगेसी, ये बहुत ही घृणित व्यवसाय है कि बच्चों को पैदा करके उनका स्किन का कारोबार किया जाता है। स्किन वो भी जीवित में निकाला जाता है। क्यों? क्योंकि उससे स्किन की क्वालिटी अच्छी रहती है। आप इमेजिन कर सकते कितना विभत्स चीज़ है। उनके आँख का, उनके शरीर के अंगों का व्यापार किया जाता था और साथ ही साथ बहुत बड़ी मात्रा में ये सब इंडस्ट्री चल रही थी घटिया वाली। तो इन सभी को बैन करने के लिए भारत सरकार ने क्या शुरू किया? तो सरोगेसी, कॉमर्शियल सरोगेसी को बैन किया गया भारत में। और लेकिन सरोगेसी को मान्यता है भारत में, कानूनी रूप पर है, लेकिन कॉमर्शियल नहीं है। कानून केवल परोपकारी, यानी कि आप किसी का उपकार करना चाहते तो सरोगेसी कर सकते हैं, और जहां कोई पैसे का आदान प्रदान नहीं होता है। साथ ही सरोगेट माँ आनुवांशिक रूप से बच्चे की तलाश करने वालों से संबंधित होनी चाहिए। ओके, चुनौतियां क्या हैं? सरोगेट और बच्चों का शोषण। और देखिए इससे क्या होता है, जिस महिला ने उस बच्चे को पाल रही है अपने कोख में, उसका और बच्चे का शोषण होता है कई बार। कोई भी यह तर्क दे सकता है कि राज्य को सरोगेसी के तहत गरीब महिलाओं के शोषण को रोकने के साथ साथ बच्चों के जन्म लेने के, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अधिकार की रक्षा करनी चाहिए। हालांकि वर्तमान अधिनियम इन दोनों चुनौती का निवारण करने में विफल है। प्रतिसत्तात्मक मानदंडों को मजबूत करता है। यह अधिनियम हमारे समाज के पारंपरिक प्रतिसत्तात्मक मानदंडों को मजबूत करता है, जो महिलाओं को उनके कार्य का कोई आर्थिक मूल्य नहीं देता। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत महिलाओं को प्रजनन के मौलिक अधिकार को सीधे प्रभावित भी कौन सा एक्ट करता है? तो यही सरोगेसी के एक्ट करता है। ये कुछ चैलेंजेज हैं जिसको भी ध्यान देना चाहिए। सरोगेट को वैध आय से वंचित करता है। किसी महिला ने अपने पेट में उसको पाला है तो केवल परोपकार के लिए कैसे पाल सकता है? कुछ तो उसको आर्थिक सहायता देता, या यही बोल देता कि अगर उस बच्चे को उसने पैदा किया है तो आप जीवन भर के लिए कम से कम उस महिला का कुछ अंश देंगे अपने कमाई का, जिससे क्या होगा कि उसका भी लाइफ चलेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसने बच्चा पैदा किया, उससे बच्चा लिया, फिर उसको गुड बाय बोल दिया। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये क्या होगा? तो ये शोषण होगा कहीं ना कहीं उस महिला का। तो देखिए अगला क्या लिखा हुआ है, वाणिज्यिक सरोगेसी पर प्रतिबंध लगाने से सरोगेट की आय का वैध स्रोत भी प्रतिबंधित हो जाता है। अर्थात ऐसा करना सरोगेट करने के इच्छुक महिलाओं की संख्या को और सीमित करता है। कुल मिलाकर यह कदम परोक्ष रूप से उन युगलों को बच्चों से वंचित रखता है जो बच्चा पैदा करने के लिए इन विकल्प का चयन करना चाहते हैं। आजकल ये चीज़ कह रहा है ये पॉइंट कि आजकल के ज़माने में कौन से ऐसे लोग हैं जो परोपकार करना चाहते हैं और किसी बच्चे को अपने पास रखना चाहेंगे? तो ये कुछ चैलेंज है। और क्या है, भावनात्मक जटिलताएँ भी हैं। परोपकारी सरोगेसी में दोस्त या रिश्तेदार सरोगेट माँ के रूप में न केवल इच्छुक माता पिता के लिए बल्कि सरोगेट बच्चे के लिए भी भावनात्मक जटिलताओं का कारण बन सकते हैं। वो जो बच्चा है वो किसकी कोख से पैदा हुआ है? तो उस महिला की कोख से पैदा हुआ है, तो उसके साथ उसका कुछ तो इमोशन जुड़ेगा ही ना, क्योंकि यह सरोगेसी अवधि और जन्म के बाद रिश्तों को जोखिम में डाल सकता है। परोपकारी सरोगेसी भी सरोगेट मां चुनने में इच्छुक जोड़े के विकल्प को सीमित करती है, क्योंकि बहुत सीमित रिश्तेदार इस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए तैयार होते हैं और नहीं तो बाकी लोग नहीं ही तैयार होंगे। तृतीय पक्ष भागीदार नहीं, मतलब कि एक परोपकारी सरोगेसी में कोई तीसरा पक्ष भागीदार नहीं है। तीसरे पक्ष की भागीदारी यह सुनिश्चित करती है कि सरोगेसी प्रक्रिया के दौरान इच्छित युगल चिकित्सा व अन्य विविध खर्चों का वहन करेगा, साथ ही उनका समर्थन भी करेगा। तो सरोगेसी में कुछ चुनौतियाँ हैं जो मैंने आपको बता दी है, कुछ समस्याएं भी हैं, लेकिन एक्ट का बहुत छोटा सा प्रावधान है कि कोई भी कपल जो 35 से 45 वर्ष की आयु के बीच है, विधवा है, तलाकशुदा है या कानूनी रूप से विवाहित है, महिला पुरुष है और कोई कपल है, तो वो क्या कर सकते हैं, सरोगेट को अपना सकते हैं। लेकिन उसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं जो मैंने आपको बता दिया।
अब आगे चलते बिहार स्पेशल को पढ़ते हैं, देखते हैं बिहार स्पेशल में कौन सा न्यूज़ है आपके लिए और वो इम्पोर्टेंट भी होगा। बिहार के 15 शिल्प कलाकार वर्ष 2021 के राज्य पुरस्कार और 14 मेधा पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। 25 अक्टूबर 2023 को बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने अधिवेशन भवन में हुए समारोह में राज्य के 15 शिल्पकारों को वो 14 मेधा पुरस्कार को सम्मानित किया गया है। क्या है ये, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि राज्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले कलाकारों को 50,000 रुपये और मेधा पुरस्कार प्राप्त करने वालों को 25,000 रुपये प्रशस्ति पत्र यानी कि प्रशंसा पत्र भी उनको दिया गया है। इन कलाकारों का चयन राज्य पुरस्कार प्रतियोगिता के माध्यम से हुआ है। 15 नवंबर 2021 से 24 दिसंबर 2024 तक विभिन्न शिल्पों के लिए उपेंद्र महारथी शिल्प संस्थान की ओर से प्रतियोगिता कराई गई थी। इसमें कुल 322 कलाकारों ने भाग लिया था। अब इन सारे लोगों को पुरस्कार दिया गया। इनके नाम अगर आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं। अलग अलग जगह से ये लोग बिलोंग करते हैं। इनके फ़ोटो भी मैं दिखा देता हूँ। ये रहे सारे पुरस्कार पाने वाले विजेता। और थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेसन इन सभी को। आप सभी का थैंक यू वीडियो देखने के लिए। कैसा लगा है वीडियो ज़रूर बताइएगा। और पेड कोर्स आप पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए मुझे मैसेज कीजिए, ज्वाइन करवा दूँगा आपको। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का।